इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ कश्मीर कमेटी का रोजगार लगा हुआ है। इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो मेरे पेट पे लात मैं खुद क्यों मारूंगा? इस मसले के बारे में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन या अपने दिमाग को जहमत देने के लिए कि यार अगर ये सोल्यूशन नहीं तो ये करके देख लो, क्यों? ये तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। मेरी गाड़ियां लगी हुई हैं, मेरे अलाउंसेस लगे हुए हैं, 90% मुझे बजट मिल रहा है मरकज से, और मरकज जो है ब्रेडफोर्ड में जाके कश्मीरियों को मसला कश्मीर समझा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रती योद्धा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो आपने ऑडियो क्लिपिंग सुनी वो पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार वसतुल्ला खान साहब का है। वसतुल्ला खान साहब ने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान अपना ये बयान दिया। इस बयान में 3 बातें प्रमुख हैं। पहला, उन्होंने पाकिस्तान को इंडस्ट्री के तौर पे रिप्रेजेंट किया। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि वो इस मसले को सॉल्व नहीं करना चाहते। तीसरा, सेपरेटिस्ट जो भारत में मौजूद हैं वो पाकिस्तान के पेरोल पे थे। यहाँ पे वो इंडस्ट्री पाकिस्तानी सेना को कहना चाहते थे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी सेना एक इंडस्ट्री कैसे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके जीडीपी का कुल 10% हिस्सा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? वो ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं, पाकिस्तानी सेना खुद है। आपको थोड़ा सा शौक लगा होगा, आइए आपके शौक को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो 1954 में श्री अयूब खान द्वारा फौजी फाउंडेशन का निर्माण किया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी के अंडर काम करता है तथा जनरल हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रावलपिंडी से अपने ऑर्डर्स लेता है। इसमें काम करने वाले ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें परमानेंटली अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में एनरोल कर लिया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन साबुन से लेके स्टील तक हर चीज़ बनाता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर की, तो वो पाकिस्तान आर्मी ही है। अगर बात की जाए सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर की, तो वो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो फौजी फाउंडेशन के अंडर ही काम करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है कि पाकिस्तान आर्मी क्यों कश्मीर के मसले को सॉल्व नहीं होने देना चाहती। पाकिस्तान में आर्मी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान है, जिससे अब से कुछ वक्त पहले तक अच्छे रिलेशंस थे, ईरान के साथ ठीक ठाक रिलेशंस थे, चाइना के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो पाकिस्तान सेना को रहने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ भारत के कारण, और भारत के कारण जो मसला है वो है कश्मीर। जिस दिन कश्मीर सॉल्व हो गया उस दिन पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी सेना से पूछेगी अब आपकी ज़रूरत क्या है। इसलिए जब तक पाकिस्तानी सेना को रहना है तब तक कश्मीर के मसले को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और जो है कि क्या सेपरेटिस्ट पाकिस्तान के पेरोल पे थे। देखिए, अब तक हमारे जो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तानी सेना एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रॉफिट कमाना है, और उसके सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कश्मीर का प्रॉब्लम इग्नाइटेड रहे। पाकिस्तान ने कश्मीर वैली में 2 तरह के ऑप्शंस अपनाए। पहला, आर्म्ड स्ट्रगल, जिसके लिए उन्होंने कश्मीरी यूथ, अफगानिस्तानी और दूसरे विदेशी आतंकवादियों को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दी तथा हथियार मुहैया कराकर भारतीय सेना तथा भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने के लिए कश्मीर में भेज दिया। दूसरा तरीका उन्होंने इख्तियार किया, वो था पॉलिटिकल। उन लोगों ने पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट ग्रुप बनाए जो चुनाव भी लड़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में रहकर भारत से अलग होने की बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करेंगे, और इसके लिए पाकिस्तान से उन्हें भर भर के पैसा मिलता है। आप इन सेपरेटिस्ट की कभी कोई स्टेटमेंट देखें तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया। ये पाकिस्तान आर्मी के फेवर में है कि कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम इग्नाइटेड रहे,
ताकि उनका सर्वाइवल मेंटेन्ड रहे। और अपना सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए अपने प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा अगर सेपरेटिस्ट को एज अ पेरोल देना भी पड़े तो पाकिस्तानी सेना के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। भारत की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा से कहती आई है कि पाकिस्तान में 3 पावर सेंटर्स हैं। पहला पाकिस्तानी सेना, दूसरा आईएसआई और तीसरा पाकिस्तान की सिविल अथॉरिटी या उनकी सिविल सोसाइटी। पाकिस्तानी सेना क्योंकि एक कॉर्पोरेट एंटिटी है इसलिए उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। जब हम बात करते हैं आईएसआई की तो आईएसआई क्योंकि बहुत रेडिकलाइज्ड हो चुकी है इसलिए वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाती है बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के। यहाँ पर 2 पावर सेंटर्स बनते हैं। अगर पाकिस्तानी आर्मी कुछ करवाना चाहती है, फॉर एग्जांपल वो ए टास्क करवाना चाहती है, मगर आईएसआई के लिए वो पर्टिकुलर टास्क उनके इस्लामिक रेजोल्यूशन के अंडर नहीं आता तो वो उसको डिरेल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पाकिस्तान की सिविल अथॉरिटी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कभी अच्छे रिश्ते रखने के लिए भारत से कोशिश करता है तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई दोनों उसके अगेंस्ट जाके कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करते हैं जिससे वो बातचीत, वो प्रोसेस डिरेल हो जाए। भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन अब ये चीज़ समझ चुका है कि पाकिस्तान से बातचीत का कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में जब तक एक पावर सेंटर नहीं आता तब तक पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तानी आर्मी जब तक अपने कॉर्पोरेट कल्चर को छोड़कर वापस बैरक्स में नहीं लौटती तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन ने अब उनको टोटली बॉयकॉट करना शुरू कर दिया तथा किसी भी फोरम पे उनसे कोई विशेष तौर पे बातचीत नहीं की जाती। पाकिस्तानी आवाम को भी समझना होगा कि वह एक सिक्योरिटी स्टेट में रह रहे हैं, ना कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में। सिक्योरिटी स्टेट क्योंकि पाकिस्तानी सेना का पूरा कंट्रोल है ना सिर्फ पाकिस्तान की सिविल अथॉरिटी पे पर इवन उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, उनके डिप्लोमेसी पे, उनकी ब्यूरोक्रेसी पे। जब तक आप पाकिस्तानी सेना को वापस अपने बैरक्स में नहीं भेजते, उनका रोल डिसिसिव नहीं करते कि उनका रोल सिर्फ और सिर्फ कंट्री का डिफेंस है, तब तक पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की पीस नहीं आ सकती। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्सनल प्रॉफिट, अपने मोटिव्स, अपने टास्क, अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिविजुअली वर्क करता रहेगा। तब तक पाकिस्तान में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आपको अपनी सिविल सोसाइटी को मजबूत करना होगा, आपको अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना होगा, आपको पाकिस्तानी सेना का रोल डिसाइड करना होगा, आईएसआई जैसी अथॉरिटी से आपको रेडिकलाइजेशन दूर करना होगा। तब कहीं आप जाकर इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तब कहीं जाके आप पीस टॉक्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसके पहले अगर आप इस तरह के कोई भी तवज्जो देना चाहेंगे पीस टॉक्स को तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, यू विल गेट ज़ीरो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।